नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां 26 नवंबर को दिल्ली में हुई ऐतिहासिक आंदोलन की आज वर्षगांठ मनाई गई, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने हरिद्वार जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भिजवाया, जिसे जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी राज चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि किसानों की मुख्य मांगें प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों का कर्ज माफ करना, गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करना, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए अन्य प्रदेशों की तर्ज पर बिजली फ्री देना आदि सब रही हैं। धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन टिकट के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था 5 सूत्रीय ज्ञापन है और इसमें जो भी शासन स्तर की होंगी तो शासन स्तर से उसमें निस्तारण किया जाएगा, जो जिले स्तर की होंगी उसमें जिला स्तर से उसका समाधान कराएंगे। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन करा गया, इसमें हमारा जो दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन की वर्षगांठ हमने मनाई और अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया और हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यही मांग करो कि यहाँ की सरकार अच्छा काम करो, किसानों और मजदूरों के हित में कार्य करो। मेन बात तो हमारी है कि संविधान दिवस है, हम आर्थिक रूप से गुलाम हो। भगत सिंह ने कहा था ये काले अंग्रेज आर्थिक गुलाम कर लेंगे, वही हम आर्थिक गुलाम कर लिए। आध्यमा 5-4 उद्योगपति और आध्यमा सारा देश, बात तो मेन है यहाँ। और हमारा संविधान दिवस आज, इस संविधान दिवस पर आज दिल्ली में आंदोलन चला था, उसकी हम वर्षगांठ, उसमें आंदोलन की एक बड़ी विजय किसानों की हुई थी। हम उस आंदोलन को याद करने के लिए और सरकार को ज्ञापन देने के लिए आज हमारे ज्ञापन में गन्ने का भाव 500 रुपये, बिजली फ्री है और तमाम और कई चीजें उसमें इसी तरह से जो दी हुई है। वहीं खटीवा उधम सिंह नगर के सरा पब्लिक स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा एवं संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मधुबनी बिहार के विद्यार्थियों के मध्य उत्तराखंड एवं बिहार की सांस्कृतिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, समन्वयक एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई और इस अवसर पर दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहाँ सराफ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल के लोक गीतों एवं नृत्यों के साथ साथ स्थानीय भोज्य पदार्थों का भी प्रदर्शन किया गया। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित किया गया है। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है और दो कल्चर के बीच में, और ये जो स्कूल आया है ये है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल और ये बिहार के एक फूलपरास छोटा सा कस्बा कह सकते हैं और वहाँ से बच्चे जो आए हैं, बच्चे बड़े डिसिप्लिन में हैं और इसका मेन जो मकसद ये है कि बिहार का कल्चर और ये बच्चे जब आते हैं यहाँ उत्तराखंड में तो यहाँ के बच्चों के माध्यम से वो क्या सीख करके ले जाएंगे। तो ये कल्चर का ये आदान प्रदान की जो व्यवस्था है ये हम इससे ये करना चाहते थे, बच्चों को रूबरू कराना चाहते थे। 11 किलोमीटर दूर बिहार में छोटा सा कस्बा भी आप नहीं बोल सकते ठीक से, वो फुलपरास है मधुबनी जिला में। जैसे यहाँ तो अभी मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर में नेपाल बॉर्डर है, हम करीब 20 किलोमीटर के दायरे में नेपाल बॉर्डर पे ही हैं और बड़ी छोटी सी जगह पे अमूमन गरीब लोग, अमूमन बहुत पैसा नहीं है, भौगोलिक विसंगति बहुत खराब है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है। वहाँ पे हमने, और जब सरकारी शिक्षण व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि नहीं भैया, ऐसी जगह पे बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोला। वहीं हल्द्वानी नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में जजी कोर्ट के पास पंचक्की चौराहे के पास सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उसमें नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों व सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है,
इसलिए नगर निगम ऐसी भूमि चिन्हित की कर रहा है जो कि सरकारी है और जिस पर किसी भी व्यक्ति का कोई आवेदन नहीं है। उन सभी भूमि को नगर निगम अपने स्वामित्व में लेकर उसे सरकारी कार्य में प्रयोग में लाना जाना सुनिश्चित करेगा, जिसके तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। जमीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना, ट्रांसफर स्टेशन बनाना, MRF सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना। इसके लिए ज़मीनों का विश्लेषण किया गया। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी ज़मीनें थी और जो भी ज़मीनें भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके ज़मीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन ज़मीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। वही उत्तराखंड में निकायों के कार्यकाल को खत्म हुए 1 साल होने वाला है। वहीं अब पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सरकार किसी भी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। अब राज्य के निकाय और पंचायत को प्रशासक ही चलाएंगे। प्रदेश सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। प्रदेश हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने टीम 19 बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को RTO कार्यालय लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवहन विभाग की कार्रवाई लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। वाहन चालकों व लोगों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए। कई चालक बोले कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही वाहन जब्त कर लिया गया, तो कई चालकों ने कहा कि उनकी खाली गाड़ी थी, उसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती RTO लाकर चालान कर दिया गया। वाहन चालकों ने RTO प्रशासन पर दबंगई और उत्पीड़न करने के सीधे आरोप लगाए। वहीं RTO संदीप सैनी का कहना है कि परिवहन विभाग अनावश्यक पार्किंग के खिलाफ टीम 19 बनाकर अलग अलग इलाकों में भेजा गया है, जिसमें कि 50 से अधिक वाहनों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ, मैं कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया। मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ RTO ऑफिस में बंद है और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने कहा सर बता तो दीजिए क्या है। वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है। अभी जाके बोल रहे हैं कि आप चालान करवाइए और जाइए। मेरे गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब कुछ है। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैं घर से बाहर मतलब मुझे उठा दिया गया है, बिल्कुल एक जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कुछ हूँ इस तरीके से। कुछ ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ मैंने गलत किया हो, मैं चलती रोड में सर, कुछ ऐसा नहीं मैं गलत हूँ। कहना है हमारी जो है आज हमने स्पेशल अभियान चलाया था जिसमें हमारी 19 टीम्स लगी हैं पूरे संभाग की, और बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के बाहर, मेन रोड पे अगर खड़ी करके गाड़ियां अगर चलाएंगे वहां से तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया था और कुछ गाड़ियों के कागज भी खत्म है, इसलिए उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट खत्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी सीज की कार्रवाई की जाएगी। और जनसंघ से पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में लोहा जंग में आयोजित सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यटन विकास मेले के 4th दिवस का शुभारंभ सवाड़ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य आशा धपोला और विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख DD कुनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वर्ष 2016 से आयोजित इस मेले के वर्ष 9वां आयोजन है। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कला मंचों के लोक कलाकारों और महिला मंगल दलों के पारंपरिक परिधानों के साथ लोक प्रस्तुतियों ने दर्शक दीर्घा का मन मोह लिया। सरकारी विभागों के लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी स्थानीय लोगों ने लिया। वहीं मेला कमेटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने सरकार से मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही पूर्व विधायक दानू के पैतृक गांव पिनाऊ को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग भी की है। मुझे हमें भी 5 वर्ष अपनी
जिला कमेटी 2016 से इस मेले को चला रही है और एक स्थानीय हमने कुछ लोगों ने स्थानीय कमेटी को गठित करके अपने संसाधन से इस मेले को हमने शुरू किया और धीरे धीरे हमने इस मेले को अभी 9 साल में इस मेले को मनाने जा रहे हैं और ये हमारे पास सरकार से कुछ भी नहीं मिलता। कभी विधायक जी ने कभी मगर लाल जी ने हमको थोड़ा बहुत मदद की थी, अभी वर्तमान विधायक भी हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी इसमें जो है 5 दिन का मेला है, इसमें बहुत ज़्यादा 8-10 लाख का खर्चा होता है, तो ये हम कैसे न कैसे इसको व्यवस्थित करते हैं। विधायक के लिए यदि किसी ने चुनाव लड़ा, गांव के लोगों ने तो शेर सिंह दानू के नाम पर लड़ा और शेर सिंह दानू उस समय जनसंघ का समय था 78 के बाद जो पहली सरकार में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के समय शेर सिंह दानू को जनसंघ से यहाँ के लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया और उस समय ये सोचे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वन अधिनियम को लेकर लेसडाउन से भाजपा विधायक एक बार फिर मुखर हो गए हैं। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि वन अधिनियम में संशोधन के लिए एक दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो वह बाध्य होकर आगामी विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 67% वन आच्छादित है और ऐसे में वन उत्तराखंड के लिए एक उपहार बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज विकास में एक बड़ी बाधा वह बन रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के माध्यम से तमाम संस्थाओं को एक बड़ा संदेश जाए कि उत्तराखंड के लोगों को इस वन अधिनियम से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, वन अधिनियम पे मैं पहले भी कह रहा हूँ और पहले भी कहते आया हूँ कि वन अधिनियम जो हमारे लिए कभी गिफ्ट बनना चाहिए था और पहाड़ में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और वो हमारे लिए एक उपहार बनना चाहता है कि हमने बहुत संरक्षण किया है पर्यावरण का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे लिए विकास में सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार एक बार एक दिन का सत्र रखे और ताकि हम सारी चीज़ों की समीक्षा करें और अपने हमारी क्या आवश्यकताएं और हम क्या चाहते हैं ये हमारी केंद्र सरकार को भी है, जो हमारे अन्य एजेंसी भी हैं, एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, पर्यावरण विभाग है, इन साया माननीय उच्च न्यायालय है, इन सब पे अपनी बात को पहुंचा सकें। तो मेरा अभी भी निवेदन है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक दिन का सत्र रखेंगे और सभी लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड भाजपा तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी स्तर पर ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो कि अमित शाह के आगमन और विदाई के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में उनका एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 4 बजे जौलीग्रांट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमुख नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो उनके स्वागत के समय में और उनके विदाई के समय में उनके साथ रहेंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उनके स्वागत में रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उनके स्वागत में रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला नया गांव में आयोजित ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 76वां वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से पहुंचे पूर्व सैनिकों के डेलीगेट्स का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत करते हुए उन्होंने एसोसिएशन के 76वें वार्षिक सम्मेलन की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। समाज का इतिहास एकता का इतिहास है। जन्म मनुष्य ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं लेटता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है क्योंकि ये संस्था एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की
सबसे बड़ी गुरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने गुरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। गुरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी की पहल पर एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम का जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण भी करवाया है। पौड़ी में गुलदार और मानव संघर्ष की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं, जो कि मानव और वन्य जीव दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जो कि सचिव शिक्षा को भेजा गया है ताकि इसका परीक्षण हो सके। इनको सबसे ज्यादा हानि हुई है, तो हम लोगों का परामर्श हुआ और फिर जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में गुलदार से बचाव करने हेतु और सुरक्षात्मक उपाय को कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में जो है ये कमेटी को टास्क दिया गया, जिसके बाद में जो है कमेटी ने एक पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने हेतु कुछ चैप्टर्स का ड्राफ्ट किया गया है। इससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो भी बच्चे हैं, जैसे रात में अकेले शौचालय की तरफ ना जाना, घर के आसपास जो समुचित प्रकाश की व्यवस्था रखना, घर के आसपास कूड़े की निस्तारण की व्यवस्था रखना, जंगल में अकेले नहीं जाना और अन्य सुरक्षात्मक उपाय जब बच्चों के पाठ्यक्रम में आएंगे तो बच्चे इसके तरफ जो है बहुत ज़्यादा अवेयर होकर जो बच्चों पे गुलदार के अटैक हो रहे हैं, एक्सीडेंटल अटैक्स हो रहे हैं, उसको हम लोग जो है काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। डीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम विकसित किया था। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वैकुंठ चतुर्दशी मेले में उसे इनॉग्रेट भी किया गया, उसे लॉन्च किया गया और मेरे द्वारा सचिव शिक्षा महोदय को इस संबंध में आख्या और पाठ्यक्रम प्रेषित किया गया और ये उम्मीद है कि जल्दी अगर ये ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन में आईसी एक्टिविटी है, ये मान सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को, जो कि सबसे मेन टारगेट होता है गुलदार का, तो उनको हम समझा पाएंगे कि हमें किस तरीके से डिफेंस, खुद के डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल।
जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में उत्तराखंड राज्य चौथे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले कम हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने लोगों में जीएसटी को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश में चल रही बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जीएसटी को लेकर लोगों में अच्छा क्रेज देखा जा रहा है और उसके साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान को लेकर भी तेज किया जाएगा, जिससे कि जीएसटी कलेक्शन अधिक से अधिक संख्या में हो सके। यदि मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार जीएसटी में ज्यादा कलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम जैसे लॉन्च की, लोगों को कितना लाभ हुआ, लोग उस स्कीम से बहुत जुड़े हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोकप्रिय स्कीम हमारी रही है। और इसके अलावा भी हम लगातार जो गलत काम कर रहे हैं, यानी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, हम उस पर भी छापेमारी और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन में मेरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड चौथे नंबर पे था। प्रदेश भर में युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए देहरादून के संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सौरभ मैठाणी ने प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। वहीं सौरभ मैठाणी ने कहा कि सम्मान न सिर्फ लोगों को प्रेरणा देता है बल्कि लोगों को सहज भी करता है। तो आह्वान की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और विगत वर्षों में भी उन्होंने जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या इस समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उन्होंने सम्मानित करने के प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि सम्मान केवल एक प्रेरणा नहीं देता है, वो समाज को भी सजग करता है और लोगों को सजग करता है कि आप भी एक अच्छा काम करिए जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, ताकि आप भी उस सम्मान के अधिकारी भविष्य में बने। तो बहुत अच्छी पहल है। तो हमारा युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड, युवा आह्वान सम्मान जिसे हम लोग कहते हैं, और हम जो एक कार्यक्रम करवाया जाता है जिसमें हम उत्तराखंड के अनसंग हीरोज को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। इसमें अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सामाजिक में है, सोशल लाइफ में, और लोग जैसे अभी एक गाना चल ही रहा था, लोग नृत्य पे देते हैं। लगभग 15 कैटेगरी हमारे, हम 15 तो कई बार हम ऐसा होता है कि 2 लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन 15 से 16 अवार्ड हम लोग करते हैं। युवा आह्वान द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम मुझे लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मतलब यहाँ पे आके मैंने प्रस्तुति दी, हर एक ने सराहा, तो मुझे इससे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ, इसको और अच्छे से करना चाहिए। और युवा आह्वान जो टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बनाया। और आगे उम्मीद है कि ऐसे मौके और हर एक क्षेत्र में जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति
के लिए वो कर रहा है, तो ये ऐसी पहल करते रहें और हमें इससे हौसला मिलता रहेगा। उत्तराखंड में निकाय के बाद पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना ऐसा करना पड़ा कि ऐसे प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की है। राज्य में निकाय चुनाव का कार्यकाल तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है। अभी तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई। उसके साथ साथ 27 नवंबर को ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन सब मुद्दों को बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक तो निकायों में प्रशासक थे, अब ग्राम पंचायत में भी 1 साल निकायों को हो गया, तो कैसे देख रहे हो? देखिए, जब मक्खन खाने को मिले तो सब खाते हैं। प्रशासकों की नियुक्ति का हाल यह है कि हरिद्वार में प्रशासक महोदय ने जो दिवाली मनाई वो करीब 70 लाख रुपए से ऊपर की दिवाली मनाई गई। 20,000 लीटर तिल का तेल खरीदा गया। 1 रुपए की माचिस, 2 रुपए की 3,000 माचिस खरीदी गई। और जो दिया अमूमन बाजार में 70 पैसे 80 पैसे का मिलता है, उसको 2.5 रुपए की लागत से 6 लाख दिए खरीदने का काम, ना 2.5 लाख दिए खरीदने का काम प्रशासन ने किया। तो 12 जो दिया 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का आना चाहिए था, वो दिया जो है 12 लाख के खरीदे गए। तो ऐसे प्रशासकों की नियुक्ति करके सरकार पैसा बना रही है और वही हरिद्वार से सीख ली होगी अन्य जगहों से, और पंचायतों में भी उसी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री लगातार कहते रहे कि निकाय चुनाव दिसंबर तक करा लिए जाएंगे। उसके बाद एक बार वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि अब पंचायत का भी चुनाव वो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दोनों चुनाव उनका मन है साथ करा लिए जाए। निश्चित ही वो ये चाहेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कतें आए, क्योंकि आरक्षण अभी तक लागू नहीं है। ये पता नहीं कहाँ किस तरीके से तैयारी करनी है, और उनकी नजर इस बात पे भी कि कांग्रेस का कौन कैंडिडेट कहाँ मजबूत है। अगर आरक्षण वाली सीट होगी और उसमें मजबूत आदमी होगा तो उसको अनारक्षित करेंगे, और जहाँ मजबूत सामान्य जाति का व्यक्ति मजबूत होगा वहां उस सीट को आरक्षित करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस तरीके से बार बार हम तैयार है कह के उसके बाद चुनाव को टालने का काम किया है, निश्चित ही सरकार धन्य है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से देखा जाए, खासकर राजधानी में भी हादसे बहुत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसने भी राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ की जो प्रशासन है, व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था चरमराई हुई है, और अगर सब कुछ ठीक होता तो सरकार काम करती, लेकिन अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सरकार ने छोड़ दिया, और कोई भी कदम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उठाती है इसमें कई हॉर्टिकल्चर में सीबीआई जांच की बात कही, उसके बाद हमारे उपनल के कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने निर्देश दिए, लेकिन सरकार की धर्मिताएं नहीं मान रही। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें और सख्त एक्शन लेना चाहिए और स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आदेश पारित करना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा, जिन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह का चुनाव कराना नहीं चाहती। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24 न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।